गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं राइजिंग पाकिस्तान का आगाज। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। नाश्ता वाश्ता हो गया होगा या हो रहा होगा, कोई स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होगा, कोई ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होगा। पड़ी होगी। हाँ, किसी को बिस्तर से उठो, उठ जाओ, काम करना है, उठ जाओ बस। अम्मी की डांट या अब्बू की डांट, जो कि एक बड़ी अच्छी बात होती है, कम से कम आपका कोई ख्याल रखने वाला है। नहीं, ऐसे करतूत ना रखने की डांट पड़े। सही बात है। वैसे अपनी रूटीन सेट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ लोग तैयारी कर रहे होंगे कि सांस कैसे लें। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने माइंड में चल रहा होगा ना सबके। एब्सोल्युटली, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, मेजॉरिटी जो इलाके हैं वहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ड्यू टू स्मॉग सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। स्पेशली वो लोग जिनको कोई एलर्जी है, कोई एजमेटिक है, जिनको दमा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जिनको नहीं है उनको भी होना शुरू हो गया। एब्सोल्युटली, एलर्जी ट्रिगर हो रही होती हैं उससे। एग्जैक्टली, जो स्मॉग के हालात है। अच्छा, पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि लाहौर की, खैर लाहौर की सिचुएशन तो वर्स है। जो हमारे पास वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, लोग दिखा रहे हैं कि एक तरह से जब ड्राइव कर रहे हैं रात को तो जीरो विजिबिलिटी है। ये हमने अपने एनवायरनमेंट के साथ कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, चुटकियों में कोई चीज़ ठीक नहीं होती, इट विल टेक सम टाइम। और अब बेसिकली अब हम देखें तो इस्लामाबाद के भी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। इस्लामाबाद का भी आप वेदर देख लें। आप मुझे सुबह कह रहे थे ये फॉग है, ये फॉग नहीं है। अभी इतनी ठंड नहीं आई इस्लामाबाद में कि आपको फॉग उस तरह की ठंड तो वाकई नहीं आई, लेकिन हाँ, जो विजिबिलिटी वो थोड़ी मुतासिर हो गई है। उस तरह से क्लीन एनवायरनमेंट नहीं रहा। पूरे मुल्क की सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन हाँ, कुछ शहर ज़रूर हैं कि जहाँ पर सिचुएशन खासी बेहतर है। और इसीलिए वहाँ के जो शहर वाले हैं वो अपनी वीडियोस बना भी रहे हैं, तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं कि हमारी वी हैव रिलेटिवली बेटर एयर क्वालिटी। वो चाहे कराची हो, वो चाहे क्वेटा हो, इसी तरह कुछ और शहर भी हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे रीजन की बात करें सबीन, तो ज़ाहिर है इस पूरे रीजन में हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी इलाके ऐसे जो मुतासर हुए हैं। और यही कहा जा रहा है कि अगर 2-3 महीने तक सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहेगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल तो रखना है अपना। स्पेशली वो लोग जिनको कोई ना कोई बीमारी है, वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें, घरों से बाहर ना निकलें, इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। ऐसे में कुछ स्टेप्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि स्टेट के लेवल पर स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि स्मॉग को कम किया जा सके। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, उनके खिलाफ क्रैकडाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ से हम देखते हैं धुआं निकल रहा होता है, उनके खिलाफ भी काम हो रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूलों के हवाले से कि अच्छा इतने दिन आपने स्कूल जाना है, इतने दिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ताकि ट्रांसपोर्ट जो है वो कम से कम यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लीन एनवायरनमेंट को हम रखने की कोशिश की जा रही है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली अपने ओन पे हमने क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात कर देते हैं हुकूमत ने ये कर रहे हैं, हुकूमत ने वो करना है। हुकूमत स्टेप्स ले रही है, लेकिन ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि किसी एक हुकूमत ने आके ये कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और जिस तरह से शुएब ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि हमने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, और इस हद तक पोल्यूट कर दिया है कि इस वक्त कई शहरों के हालात हमारे सामने हैं। और इस्लामाबाद, जहाँ पर ये कहा जाता था कि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे बेहतर है, यहाँ पर आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, बट अब जो हम हालात देख रहे हैं वो कुछ खास ठीक नहीं है। सो जो स्टेप्स शुएब ने भी आप सबको बताया, उनको फॉलो करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले कई सालों में जब हम देखें तो वो थोड़ा सा कम हुआ, वो हम अपनी आने वाली जनरेशंस को एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, एक अच्छी एयर क्वालिटी हम दे रहे हो, हमने एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना किया। और वी हैव एग्जांपल्स एज वेल। पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर स्मॉग का एलिमेंट आया था, कैसे उन्होंने इसको ओवरकम किया। ज़ाहिर है बहुत से स्टेप्स लिए उन्होंने, इंडिविजुअल लेवल पर भी लिए, कलेक्टिव लेवल पर भी लिए, और इदारों के लेवल पर भी लिए। तो ये बहुत अहम है कि हम उन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले रही है तो वी ऑल नीड टू सपोर्ट गवर्नमेंट कि हम उन स्टेप्स के साथ चलें ताकि स्मॉग कम कर सकें। सबीन, जो शहरों की मैंने बात की कि जहाँ से तस्वीरें आ रही हैं कि सिचुएशन कुछ बेहतर है, एक तो एक अच्छी बात है, बेहतर है, हमेशा बेहतर है, ये हमारी दुआ भी है। क्वेटा, वहाँ के आजकल जो विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत हो चुका है क्वेटा। एनवायरनमेंट खासा क्लीन है, इसलिए भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि क्वेटा का रुख किया जा सकता है। लोग ट्रैवल करें। हाँ, लोग ट्रैवल करें, ये कहा जा रहा है। बट एनीवेज, हमें देखिए अपना मुल्क है, हमारा मुल्क, हम जहाँ पे बात कर रहे थे ये चीज़ खराब होगी, वो चीज़ खराब होगी, पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ कितने खूबसूरत हैं, जाएँ वहाँ पर एंजॉय करें। जो लोग जिस भी कैपेसिटी में जा सकते हैं, जब भी जा सकते हैं, प्लान करें। सो ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लेकर चलना शुरू करें। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है ना सबीन, इसमें एक चीज़ और भी है, वो ये है कि अब अगर
कहते हैं जी ये जगह साफ है यहाँ आ जाएं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जगह साफ है वहां जाके अपने से गंदा कर देना है। आप जहां पर हैं उसको ठीक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि अच्छा ये जगह गंदी हो गया मैं कहीं और जाके गंद करता हूँ। नो, डोंट डू दैट। जिस जगह पर आप हैं वहां की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। हम यही करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का तो हमें पता ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का ही हमें पता नहीं ना, हमें बताया जा रहा होता है भाई जहाँ जाएं ख्याल करें एनवायरनमेंट का, अपने साथ एक बैग लेकर जाएं, अपना वेस्ट उसमें ऐड करें एंड देन उसको वापस आके आप डंप कर दें। इतनी छोटी सी बात होती है लेकिन सर जिम्मेदारी की बात है। एग्जैक्टली। तो आज राइजिंग पाकिस्तान में भी हम कुछ स्टेप्स लेंगे और वो स्टेप्स पॉजिटिविटी के कुछ स्टेप्स हम कुछ ऐसे मेहमानों को आज हमने दावत दी है जो कि बड़ा नाम पाकिस्तान का रोशन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, और जाहिर सी बात है अब भी किसी ना किसी कैपेसिटी में बच्चों की अगर बात की जाए तो बड़े काम करें जी। कौन से कॉम्पिटिटिव फिजिक्स को कितने अच्छा स्टेम कैटेगरी, बिकॉज़ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो यूं तो हर सब्जेक्ट में बच्चे हम देख रहे हैं कि नाम बना रहे होते हैं। तो आज एक ऐसा ही बच्चा हमारे साथ मौजूद होगा, ओ लेवल्स का वो स्टूडेंट है, स्कूल लेवल पर भी उसने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनली जाकर भी उसने कॉम्पिटिशन विन किए हैं। तो आज वो हमारे मेहमान होंगे कि कैसे अपने स्कूल से लेकर इंग्लैंड तक जाकर वो कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करें स्टेम कैटेगरी में। तो उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, क्या रूटीन उनकी होती है हम आपको बताएंगे कि आप अपने बच्चों की रूटीन भी ऐसे रख सकते हैं ताकि आपके बच्चे भी इसी तरह से अपने अपने सब्जेक्ट में जिसमें उनका इंटरेस्ट है उसमें नाम कमा सकें। और आज एक बड़ा नाम, जहाँ पर आप नाम कमाने की बात करें, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और आज भी वो अपने काम से जानी जाती हैं। सो तलफ़्फ़ुज़ की बात है, मैं भी थोड़ी घबरा रही हूँ, पता नहीं तलफ़्फ़ुज़ पे हमें कितनी डांट पड़ जाएगी कि तलफ़्फ़ुज़ ऐसे नहीं, तलफ़्फ़ुज़ ऐसे होना चाहिए, कंटेंट ऐसा नहीं, कंटेंट वैसा होना चाहिए। और जाहिर सी बात है एक तरह से हमारे लिए गाइडेंस होनी चाहिए किसी के। सो आज हमें ज्वाइन करेंगी इशरत फ़ातिमा साहिबा, बड़ा नाम है जी। और पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टेलीविज़न की जहाँ पर जिक्र आता है आपके माइंड में एक सोच आती है, वहीं पर इशरत फ़ातिमा का नाम जो है वो फ़ौरन आपके माइंड में आ जाता है। कुछ लोग ये भी सबीन सवाल करते हैं कि इशरत साहिबा किधर गई, तो वो इशरत साहिबा खुद कहते हैं कि मैं इधर ही हूँ, मैं स्टिल आई एम डूइंग माय वर्क, काम कर रही हूँ मैं। वो काम कर रही हैं। आजकल उनकी मसरूफियात क्या हैं, डिजिटल पे कैसे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया है, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे इसी शो में। इसी तरह कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे, सब कुछ यही नहीं बता रहे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और आपकी मुलाकात सबसे पहले हमें करवानी है उस बच्चे से जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले किया था कि स्टेम कैटेगरी में उन्होंने किस तरीके से नाम कमाया है, सिल्वर मेडल हासिल किया। कराएंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। रही है हमारे साथ, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहीं का खुशामदीद। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं बड़े बड़े काम, और इतनी छोटी छोटी उम्रों में उनको ये पता है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं ज़िंदगी के। तो आज एक ऐसा ही मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे जाकर रोशन कर रहा है। एब्सोल्युटली, हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी की थी। चौधरी मोहम्मद हसन स्कूल में तो वो शाइनिंग स्टूडेंट हैं ही, लेकिन अब वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, जो कैटेगरी में पढ़ रहा था ना वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत मुश्किल थी, तो मैं उस कैटेगरी से मुतालिक भी सवाल करूंगा। एग्जैक्टली कंपटीशन क्या था, किस लेवल का था, कैसे सिलेक्शन होती है, कैसे वहाँ जाते हैं, कितने बच्चे पाकिस्तान से जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका अपना फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बहुत से सवाल मेरे पास हैं। तो हम उन्हीं से पूछेंगे अबाउट दैट कंपटीशन, अबाउट द मेडल जो उन्होंने जीता। हसन ने हमें ज्वाइन की। गुड मॉर्निंग हसन, कैसे हैं आप? ठीक हूँ हसन, ये मेरे पास है आपका सर्टिफिकेट और ये है जी इंटरनेशनल वर्ल्ड इनोवेटिव स्टूडेंट एग्जीबिशन आर्ट टैलेंट रोबोटिक्स एंड स्टेम प्रोजेक्ट एक्सपो। थोड़ा सा बताएं मुझे इस कंपटीशन से मुतालिक जिसमें आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज थे, स्टेम में भी और बाकी भी आर्ट्स थे, और स्टेम में फ़िज़िक्स, अर्थ साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बहुत अलग फील्ड्स थी। उसमें मैंने फ़िज़िक्स चूज़ किया था। अच्छा, so आपका पर्सनल जो फेवरेट, या आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है वो फिजिक्स है एज अ सब्जेक्ट? फिजिक्स और मैथ्स दोनों है आपके जी। फिजिक्स एंड मैथ। अच्छा, बच्चों को अमूमन हम देख रहे होते हैं इंटरेस्ट नहीं होता फिजिक्स में, मैथ्स में, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी कोशिश ये होती है कि जी आर्ट्स में या और हम देख रहे होते हैं। कैसे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? बस वैसे ही पढ़ता था, फार्मूला याद आते थे, बस अच्छा लगता था वैसे ही, बस सॉल्विंग में मज़ा आता था। अच्छा, हर बच्चे का अपनी अपनी नेचर होती है। किसी सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ वाकई होती है। सो थोड़ा सा बताएं कि इस कंपटीशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, कैसे आप सिलेक्ट हुए, कैसे आपने इसके लिए तैयारी की, फिर आप जब वहाँ गए तो कितने मुल्कों से कितने स्टूडेंट्स आए हुए थे? पहले तो एक रिटन एग्ज़ाम था,
वो स्कूल ने होल्ड किया था और वहाँ पे मैंने उसकी पहले तैयारी की थी, सिर्फ लिखना था, उसमें हमें सवाल देते थे, हम बस कर देते थे। उसे सॉल्व किया, तो जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे सिल्वर मेडल उसमें मिला है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैं लंदन भी जा सकता हूँ एक और कंपटीशन के लिए। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ पे भी गया। अब वहाँ पे मैं इन सारी कैटेगरीज़ में से सेलेक्ट कर सकता था। मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, आसान है, अच्छी लगती है तो आसान होगा। तो हमने पहले अपना रिसर्च किया और फिर रिसर्च के बाद प्रेजेंटेशन बनाई और एक वर्किंग मॉडल बनाई। तो वहाँ पे जो जजेस थे, मतलब ब्रिटिश जजेस या कोई फ्रेंच थे, कोई बहुत मुख्तलिफ जगह से थे, डिफरेंट पैनल था। हमें यूनिवर्सिटी में रखा था और 2-3 दिनों के मतलब जजिंग सेशन से जज हमारे पास आता था, हमसे सवालात करता था, हम उन्हें प्रेजेंट करते थे और फिर एंड में 5वें दिन, जो कि आखिरी दिन था वहाँ रहने का यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें बताया कि जीतेगा कौन। और उसमें फिर रिज़ल्ट जब आया तो उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल आ गया। माशाल्लाह। कितने स्टूडेंट्स पाकिस्तान से गए थे? सिर्फ 8। ओके। 8 लोग पाकिस्तान से गए थे। अच्छा, ओवरऑल कितने थे टोटल अगर हम तादाद पूछें? ओवरऑल मुझे लगता है 200 से ज़्यादा थे, ओवर 23 कंट्रीज़ में से थे। ओके। और कितने लोगों ने मेडल्स जीते? विन कितने लोगों ने किया? बहुत कम लोग थे, तो ज़्यादा नहीं थे। बहुत कम उसका था जिसमें आपका नाम आया ऑब्वियसली। डिफरेंट कैटेगरीज में ज़्यादा कंपटीशन हो रहा होगा, जिसमें आपने खुद कहा आपने फिजिक्स चूज़ किया, तो ज़रा 23 ममालिक, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, डिफरेंट उसमें कैटेगरीज थी और हर कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि विनर्स, और आप ही कैटेगरी में आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। सो जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स गए थे उसमें भी कोई था जो आपसे कॉम्पीट कर रहे थे, या आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ही था? नहीं, साथ के भी थे जो कि कम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी डिफरेंट कैटेगरीज चूज़ की थी। किसी ने अर्थ साइंस चूज़ की थी, किसी ने मैथमेटिक्स चूज़ की थी, किसी ने बायो चूज़ की थी। तो अब फिज़िक्स में मुझे लगता है मैं और एक और ही बच्चे थे। तो मैंने सिल्वर मेडल जीता, तो बस यही था। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब अच्छा, कंपटीशन की कुछ पिक्चर्स भी हम चाहेंगे वो भी ज़रा दिखाते रहे साथ साथ, और साथ साथ हसन हमें बताते भी रहें जो हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें जॉर्जिया के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने भी कंपटीशन विन किया। सो आपका जो मुकाबला हुआ, आपको क्या लगा कि सबसे टफ किसने आपको कंपटीशन दिया, किस मुल्क के किस स्टूडेंट ने? मैं कहता हूँ कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। वो भी आई थिंक जॉर्जिया से ही था या रोमानिया से, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन उसका बहुत अच्छा था। उसने इंजीनियरिंग में एक फुली फंक्शनिंग एक रोबोट बनाया हुआ था। अच्छा। तो उसकी बहुत टफ कॉम्पिटिशन। अच्छा, वैसे आपने जो प्रेजेंट किया अपना, जो आपका प्रोजेक्ट था, वो व्हाट वाज दैट? वो ये था कि अब सारों को पता है लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी मुल्कों में भी, और कि एनर्जी प्रोडक्शन की भी हमें ज़रूरत है। और लोड शेडिंग से बहुत मतलब कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ को बहुत लॉस मिलता है। तो मैंने उन्हें ये प्रेजेंट किया था कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब कि बग़ैर कोल के, मतलब विंड से, लाइट से और बाकी और कौन से तरीके होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये एनर्जी प्रोडक्शन की ये जो मसला है पाकिस्तान में, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाकी मुल्क में, ये ख़त्म हो पाए। ओके, वेरी नाइस। तो कितना टाइम आपको लगा इस पर काम करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए? इस पे 2 वीक्स अराउंड। 2 वीक्स में आपने इसको कर दिया। कोई ऐसा शख्स जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की हो आपको थ्रू आउट? एक मेंटर होता है हर किसी की ज़िंदगी में, आपको किसने हेल्प आउट किया इसको डेवलप करने में? वो तो मेरे पेरेंट्स और फिर साथ में स्कूल में जो टीचर्स थे उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। आप सोच गए थे कि आप इसी सब्जेक्ट पे काम करेंगे, इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जब कंपटीशन में जाएंगे, या बाद में आइडिया है जब सिलेक्ट हो गए? मैंने आइडियाज सोचे थे बहुत, फिर मैंने सोचा उसमें से सबसे आसान कौन सा होगा और सबसे अच्छा कौन सा लगेगा, मतलब जजेस को। तो फिर मैंने एंड में चूज़ किया कि एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम रिलेट भी कर सकते हैं कि उसके प्रॉब्लम है और साथ बाकी मुल्क के भी बहुत प्रॉब्लम है। तो वो फिर मैंने बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ें आप बेहतर करना चाह रहे होते हैं आप उसकी तरफ आप जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान का मसला नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर कि हम देख रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं।
अच्छा हसान, कितना इम्पोर्टेंट होता है वैसे, जिस तरह मैं आपको भी देख रही हूँ, मैं और शुएब इससे पहले भी बात की थी, मैंने कहा आजकल के बच्चे इतनी सी एज में दे नो कि उन्होंने कहाँ जाना, उन्होंने गोल सेट किए हुए, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे बच्चे हम देख रहे होते हैं पढ़ाई, वो कहते हैं जी फिजिक्स है, मैथ्स है, फलाना है, और उनका कोई खास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता। कैसे लोग इंटरेस्ट डेवलप करें और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं वो कैसे इनकरेज हों? वो अब उन्हें तो इनकरेज अब खुद अपने आप से इतना कर नहीं सकते जैसे अगर वो खुद कोशिश ना करें, लेकिन अब वो तो अपनी इंटरेस्ट अगर उन्हें खुद होगी तो वो फिर तभी कर पाएंगे ना। तो मतलब बस उन्हें वही करने जो उन्हें शौक है, जो करना चाहते हैं, अगर गलत काम ना हो। गलत तो नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर है इसमें गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके पेरेंट्स की, आपके बड़ों की, आपके माहौल की, इसमें स्कूल भी है, इसमें उस्ताद भी है। अच्छा शुएब, अब स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स भी एक तरह से इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने लगे, बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज, देन उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, उसके बाद पिक करते हैं, अच्छा इस बच्चे में ये टैलेंट है, एग्जैक्टली उस टैलेंट को फिर पॉलिश कर रहे होते हैं, उस ऐसे मेंटोरशिप कर रहे होते हैं उस बच्चे के लिए। एक्सपोजर कितना मिलता है ऐसे कंपटीशन में जाकर, इंटरनेशनली जब आप जा रहे होते हैं, बहुत से मुल्कों के बहुत से स्टूडेंट्स, उनके अपने डायनामिक्स होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं, अपना एक माहौल होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे? बहुत सीखने का मिलता है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने वहाँ से पढ़ाई की, हमने रिसर्च किया, मतलब रिसर्च से और भी चीज़ें पता चली जो कि पहले ना पता है, और जब वहाँ पे विज़िट किया उनके कल्चर का भी पता चला, लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं और क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। राइट। अच्छा वैसे आपकी अपनी रूटीन क्या होती है पढ़ाई से मुताल्लिक? इतना अच्छा आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, अपनी रूटीन तो शेयर करें। खेलते भी हैं? जी जी। क्या पसंद है खेल में? क्या, मैं फुटबॉल या टेबल टेनिस। अच्छा, सो कैसे मैनेज करते हैं पूरा दिन? कितना टाइम स्टडीज़ को देते हैं, कितना रिसर्च को देते हैं, कितना खेल को देते हैं? मतलब सुबह तो स्कूल से जब मैं 2 बजे आता हूँ तो थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, जब 4 बजे हो जाते हैं तो फिर मैं पढ़ने चला जाता हूँ, एकेडमी पढ़ने चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं 1.5 घंटा गुजारता हूँ, और फिर वहाँ से पढ़ने के बाद मैं फिर वापस घर आके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। ओके। अभी तो पाक स्टडीज़ इस्लामियात मेरी चल रही है, तो उसमें तो बहुत मेहनत चाहिए। क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? ताकि कल को आप कह सके ना कि मुझसे भी सवाल हुआ था बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैंने उस वक्त ये कहा था। वैसे वो जिस तरह कह रहे हैं और ऐसे किया सोचा नहीं है या कंफ्यूजन है कोई? सोचा अभी इतना आगे नहीं है, बस मुझे अभी पता है कि A लेवल तक क्या करना है। ठीक है, नहीं अभी जो कर रहे हैं उसमें एक्सेल, उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, आगे फिर रास्ता खुद तय होता जाएगा। अभी तक सेट नहीं किया हुआ। मैं रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आई एम लाइक दिस ना, मतलब जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, आगे की छोड़ें, लिव फॉर अ डे, लिव फॉर अ मोमेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू हसन, आपने ज्वाइन किया। हम इससे पहले कि सबीन मुझे रोकते और कह दे कि गलत कह रहे हैं, मैं यहीं पे ब्रेक की तरफ चाहता हूँ। हसन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। भागना बड़ा ज़रूरी है, किसी काम से नहीं, किसी काम के लिए भी नहीं, अदरवाइज भाग तो वैसे ही रहे हो कोई काम दे दिया किसी ने, भाग जा हमने नहीं करना, कुछ सीखना वाला भागना नहीं, कुछ सीखना है जिंदगी में, भाग जा जो चल रहा है चलने दो, क्या है हम ये अच्छा रवैया नहीं होता। Exactly. लेकिन जिस भागने की हम बात करें वो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। रनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी रनिंग हम करते हैं, रनिंग का कल्चर कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये फैसला आप पे मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास आप लोगों को भागता दौड़ता देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं बेहतर हुआ है, लोग अब ज़रा फैमिलीज़ के साथ भी निकलते हैं और दे रन। लेकिन अगर आपके आसपास लेज़ी लोग हैं और आपको लगता है कोई नहीं भाग रहा, सब अपने अपने आराम से बिस्तरों में दुबक के बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पे कल्चर तो वो जो आप अभी बात करें ना कि लोग अब जाना शुरू हो गए, फैमिलीज़ के साथ जाना शुरू हो गए हैं, इस तरह की मैराथन और इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, वो इस वजह से भी कि अब प्लेटफॉर्म्स आ गए, अब अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं तो वो जा सकते हैं। इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ऐसा है कि अब इवेंट्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, फैमिलीज जा रही होती हैं, बच्चे भाग रहे होते हैं, और बच्चों के हिसाब से देखा जाए सभी तो कुछ आसान ट्रैक्स भी रखे जाते हैं ताकि वो ज़रा एक्टिविटी के तौर पे इसको एंजॉय भी करें। इस्लामाबाद रनिंग क्लब की अगर हम बात करें, उनकी को फाउंडर है बिलाल एहसान, आज उन्होंने ज्वाइन भी किया है रिसेंटली, एक इवेंट में वो शिरकत भी करके आए हैं शिकागो में।
अगस्त में, जिसमें पाकिस्तान से 45 एथलीट्स गए थे और रनिंग करने वहाँ पर पहुँचे। अब कुछ नए इवेंट्स आने वाले हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान में, आज हम उस पर बात करेंगे। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ग्रेट। शिकागो का इवेंट कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। अच्छी बात ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मैराथन्स के अंदर पाकिस्तानियों की जो शिरकत है वो बढ़ती जा रही है। और शिकागो में पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान से, अमेरिका से, मुख्तलिफ पार्ट से अराउंड 45 पाकिस्तानी से, उन सब से मिलने का मौका मिला। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इन इवेंट्स के थ्रू आपके जो पाकिस्तानी दोस्त हैं या जो बाकी लोग जो रनिंग करते हैं उनसे कनेक्शन करने का मौका मिलता है। आप उनको पहले जानते नहीं हैं, बट एक रनिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक रनिंग कम्युनिटी के थ्रू जब आप उनसे मिलते हैं तो एक अच्छा होता है कि मुख्तलिफ लोग बैकग्राउंड से हैं, कोई डॉक्टर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, जब वो मिलते हैं तो सिर्फ रनिंग के सिलसिले के हवाले से मिलते हैं। और मेन फोकस यही होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए और आगे पाकिस्तान में रनिंग को कैसे प्रमोट किया जा सके उसके बारे में डिस्कशन होती है। अच्छा बिलाल, जब आप ज़ाहिर है अब शिकागो की बात करें तो कितना डिफरेंस आपने देखे एक सोच में हेल्थ के हवाले से? अब पाकिस्तानी वहाँ पे भी है, पाकिस्तानी यहाँ पे भी है। क्या वो ज़्यादा आपको कंसर्न लगे या यहाँ पर जो है वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ नहीं हम देखिए, अगर मैं बाहर से कंपेयर करूँ तो जो पाकिस्तानी बाहर सेटल्ड हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, एक कल्चर है उस इन्वायरमेंट में रनिंग करने के लिए। वहाँ पे इट्स अ लाइफस्टाइल। वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप आम दिन के अंदर न्यूयॉर्क, शिकागो में चले जाएं तो आपको हज़ारों लोग भागते हुए मिलते हैं। वहाँ रनिंग क्लब्स भी हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हैं, लॉजिस्टिक भी आसान है, एक रुझान है। आप किसी वक्त भी निकल जाएंगे तो आपको कोई ना कोई रनिंग करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अभी वो चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ते हैं। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। उसकी एक रीज़न ये कह सकते हैं कि आपकी एक ओवरऑल इन्वायरमेंट, मौसम भी आप कह सकते हैं। जैसे सर्दियाँ आ गई, स्मोक स्टार्ट होगी, गर्मियाँ टफ़ होती हैं, लॉजिस्टिक वाइज के आपको जूते, ये तमाम चीज़ें अरेंज करना है। फिर अपॉर्चुनिटीज़, रेसेस, वहाँ पे तो आप हर महीने कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे रेस हो रही होती है। बेसिकली ट्रेंड की वजह से रुझान लोगों जी, का जैसे शिकागो जो थी, आई थिंक इट वाज अराउंड 48 साल हो गए हैं उसको। न्यूयॉर्क के 50 साल हो गए हैं। इसी तरीके से और मैराथन से उसको भी 30-35 साल हो गए हैं। कई दहाइयाँ हो चुकी हैं। कई दहाइयाँ हो चुकी है। पाकिस्तान में अगर आप रनिंग की बात करें तो पिछले 3-4 साल से ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ये रुझान, ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इंशाल्लाह लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं, जो कि हमें नंबर्स से, लोगों के इंटरेस्ट से नज़र आता है। लेकिन उसके ऊपर अभी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ना सिर्फ हम पाकिस्तानियों को बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस हवाले से बहुत कोशिश करना चाहते हैं। अभी क्या कोशिश जारी है? देखिए, अभी कोशिश ये, जहाँ तक कोशिश की बात है कि इस्लामाबाद रनिंग क्लब की बात करें तो हमने सितंबर में एक रेस सीरीज़ का इनकाद किया था और वो उसका मकसद ये था कि लोगों को मुख्तलिफ रेसेस प्रोवाइड की जाएँ। सितंबर में 5 किलोमीटर थी, अक्टूबर में 10 किलोमीटर था और अब नवंबर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर हाफ मैराथन हो रही है जो कि 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये तमाम इवेंट्स प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए और यही सिलसिला जो है, ये हम कह रहे हैं कि रोड टू मैराथन्स इन पाकिस्तान भी हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी मैराथन्स हो रही हैं। जैसे 5 जनवरी को कराची के अंदर है जो कि फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन है पाकिस्तान की। फर्स्ट सर्टिफाइड मैराथन से क्या मुराद? देखिए, एक वर्ल्ड एथलेटिक बॉडी है, उनके अंदर आपको अपनी मैराथन को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके अंदर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो कराची मैराथन उसके अंदर आ चुकी है। लेट सपोज आपको ये कराची मैराथन कोई बंदा अगर भागता है और उसमें आप एक सर्टेन टाइम कर लेते तो आप इंटरनेशनल मैराथन के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं उसकी बेसिस पे। इससे पहले अगर कोई मैराथन हुई भी है पाकिस्तान में तो दैट वाज नॉट सर्टिफाइड वन। मैराथन्स हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, उसको इंटरनेशनल बॉडी उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो जो कि एक अच्छा स्टेप है कि कराची इज़ द फर्स्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट इस्लामाबाद और लाहौर और जनवरी के अंदर इस्लामाबाद भी है 25 जनवरी को। दैट इज आल्सो सर्टिफाइड वन? नहीं, दैट इज नॉट सर्टिफाइड वन। सो कराची वन इज अ सर्टिफाइड वन। जी। अब इस कराची की मैराथन के लिए जो तैयारी किसी ने करनी है, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि जो 24 नवंबर को होने वाली है इस्लामाबाद में मैराथन, वो एक हाफ मैराथन रादर, उसकी वजह से आप तैयारी कर लेंगे, ऐसे ही? एक प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जनवरी में मैराथन का प्लान करना है तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जी आप इस हाफ मैराथन को भागें। आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हम ख़ास तौर पे अपने इस्लामाबाद रनिंग क्लब के हवाले से अपने जितने हमारे 200-250 मेंबर्स हैं उनको हमने कहा है कि जो आप में से कराची मैराथन जाने के लिए इंटरेस्टेड है, इवन नहीं भी इंटरेस्टेड, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आप कितना तैयार हैं। सही। आपको एक बैरोमीटर, आपको एक बेंचमार्क का आइडिया होगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करें और आपके पास फिर नेक्स्ट 1.5 महीना है अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए।
बिकॉज हम यही कहते हैं कि जिसने अगर लेट सपोज किसी भी मैराथन में कोई टाइम अचीव करना है तो हाफ मैराथन एक उसके पास, क्योंकि उसका आधा डिस्टेंस है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अपने आप को मैयर कर सकें। ना सिर्फ जिन्होंने कराची मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, बल्कि वो लोग जो कि हमारे साथ रेस सीरीज में थ्रू आउट आते रहे हैं, जिन्होंने 5 किलोमीटर किया, उनके उसके बाद उनके पास नेक्स्ट चैलेंज था 10 किलोमीटर का। अब उनके पास नेक्स्ट चैलेंज है कि हाफ मैराथन करें। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जी बिल्कुल। रात दिन के कुछ ज़्यादातर इवेंट्स में ये होता है कि 5-10 एक साथ हो रही होती हैं, तो लोगों को एक वो प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें यह है कि उन्होंने सितंबर में 5 किया, अक्टूबर में 10 किया, अब ना उनके पास है कि अच्छा अपने आप को चैलेंज करें, स्टेप बाय स्टेप लेके स्टेप बाय स्टेप करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के लिए कब से शुरू हो रही है? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन जो थी वो सितंबर से ही स्टार्ट होगी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप हमारे सोशल मीडिया को देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर हैं, हमारे व्हाट्सएप पेजेस भी हैं, हमारा इस्लामाबाद रनिंग क्लब की वेबसाइट भी है जिसके ऊपर आप जाके डिटेल्स ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर है। ओके। ऑन स्पॉट भी अवेलेबिलिटी होगी, बट उसको हम इतना इंकरेज नहीं करते बिकॉज उससे पहले हमें लॉजिस्टिक्स, तमाम चीज़ें, मेडल, तो तमाम चीज़ें उसको अरेंज करना होता है। ज़ाहिर है जब लोग आ जाते हैं तो ज़ाहिर आप लोगों के लिए जो है मसला हो जाता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है? एज रिस्ट्रिक्शन देखें, नॉर्मली दुनिया में एक्सक्यूज मी 13 एंड अबव को इंकरेज किया जाता है, बट अगर किसी ने उससे कम में करना है तो वो अंडर द पेरेंट गाइडेंस कर सकता है। हम उसको इंकरेज नहीं करते बिकॉज हाफ मैराथन डिस्टेंस जो है वो साइंटिफिकली भी और मेडिकली भी उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है, बट हमें रिक्वेस्ट बहुत सारे पेरेंट्स ही आएंगे, नहीं हम उनको कंपनी करना चाहते हैं, तो उस पर हमारा ये कि आप अंडर योर गाइडेंस, आप हमारी तमाम टीम वहाँ पर होंगी, बट दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एक एज का क्राइटेरिया है कि उससे ऊपर बंदा अगर हाफ मैराथन भागे या कोई भी डिस्टेंस भागे वो उनके लिए बेहतर है। ठीक है, वो ज़ाहिर गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस है बिल्कुल। रूट क्या है? रूट बेसिकली हम जो रूट है, जो लास्ट ईयर भी हमारा रूट था, वो हम स्टार्ट करेंगे F9 पार्क में, F10 गेट है। सो हम इन सबको, तमाम लोगों को मेन मारगला रोड पे लेके जाएंगे एंड मेन मारगला रोड पे ट्रेल 3 तक लेके जाएंगे एंड वापस वहाँ से आएंगे। सो प्लान यही है कि रोड को हम अंडर द सपोर्ट ऑफ इस्लामाबाद मैनेजमेंट, पुलिस के साथ मिलके उसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कराएंगे ताकि लोगों को एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। बिकॉज दुनिया में अदरवाइज़ ये होता है कि साइड पर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ जा रही होती है जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी मैराथन, हाफ मैराथन होती है तो पूरा शहर बंद होता है, पूरा शहर बंद किया जाता है उस सिटी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि पार्टिसिपेशन भी अच्छी होगी। जैसे हमारे 5 किलोमीटर रेस के अंदर वी हैड मोर देन 500-600 पीपल, जो कि हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। वी वर एक्सपेक्टिंग के 200-250 लोग आ जाएंगे, लेकिन इट वाज गुड के इसी तरीके से 10 किलोमीटर में भी इतने थे। हाफ मैराथन में ज़ाहिर बात है थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो वो हर बंदा उसको अटैम्प्ट करते हुए घबराता है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग के 300-400 लोग इसको भी भागेंगे। और इसमें लास्ट चीज़ ऐड करूँ कि हमारे कुछ दोस्त हैं, मतलब जो कि रनिंग क्लब चला रहे हैं बाकी शहरों में, वो वर्चुअली भी पार्टिसिपेट करेंगे। ओके जी, तो कराची के अंदर हैं WNP, CVU रनर्स। इसे वर्चुअली से मुराद है कि वहाँ पे भागेंगे वो? जी, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि जी आप कहीं भी दुनिया में उस दिन आप हाफ मैराथन भागें। एग्जैक्टली। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ख़वातीन की पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है उस मेल के रेशो के हिसाब से तो इतनी नहीं है, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेशो ये बढ़ रही है और ख़वातीन इसकी तरफ आ रही हैं। इसीलिए हमारी कैटेगरीज भी ख़वातीन की प्राइस मनी के हवाले से और मर्दों के हवाले से अलग अलग है। क्या है? सो अभी मैं अमाउंट तो अनाउंस नहीं करूँगा, बट इट विल बी होपफुली के मोर देन 50,000 पर लाइक फॉर द टॉप विनर। फिर उसकी फॉर द फर्स्ट 3 प्राइस मनी है ख़वातीन की कैटेगरी के अंदर भी और मर्दों की कैटेगरी। चलें, आई रियली विश कि ये जो नंबर है ये इक्वल हम देख रहे हो कभी कि वो ट्रेंड भी हो। ऑब्वियसली उस लिहाज से वक्त बहुत मुख्तसर था बिलाल, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से ये अच्छा काम करते रहे ताकि लोग अपनी सेहत पे जो तोंद निकाली भी होती है लोगों ने इसको अंदर करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
सवाल करते हैं और सबीन से करते हैं। हाँ, सवाल ज़ाहिर है मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है ना, करते हैं सबीन से करते हैं, करें। दूसरी ऑप्शन फिलहाल जरा काम, मैं नाज़रीन से भी करता हूँ सवाल, मानो से तो मैं करता ही हूँ, हाँ। आपसे भी चले कर लेता हूँ, आप भी जवाब दें हमें, व्हाट्सएप पे हमें जवाब दें। सवाल सबीन से, फिर आपसे भी, सबीन ने कहा कर ले मेरे नाल सवाल नहीं। आओ। सवाल ये है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इदारे शुमारियात, इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली तो डाटा से के पर्सपेक्टिव से होता है कि स्टैट्स बेसिकली जो डाटा है उस किस पर चीज़ काम का? किया जाए। ओवरऑल मुल्क का जो चल रहा होता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बेहतरी के लिए जो डाटा होता है उस पर्सपेक्टिव से काम होता है। मेरा इम्तिहान ले रहे हैं आप? नहीं इम्तिहान ले रहे, बट नॉर्मली सभी ना हाँ। खबरों में भी ये सुनते हैं या अदरवाइज डिस्कशंस में ये हो रहा होता है कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें जब इस हफ्तावार हम देख रहे होते हैं कीमतें जिसका ऐलान हो रहा होता है, या आफ्टर 15 डेज या इवन मंथली कि अच्छा इतने महंगाई में इतना इजाफा हुआ है, कीमतों में इतना इजाफा, शेयर खुनोशी कीमतों में इतना इजाफा हो गया, तो इदारे शुमारियत ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट जारी कर रहा होता है और उसी को हम कोट कर रहे होते हैं न्यूज़। तो इसके अलावा क्या काम है, जैसा सबीन आपने कहा ना कि डाटा मुरतब करना, वो ज़रा डिफरेंट डोमेन्स में स्टैट्स होता है। होने बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट उसके लिहाज से डिसीजन लिए जा सके, वो पॉलिसी लिए जा सके। उस इदारे का काम होता है कि किस तरह से उसने वो स्टैट्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए आज हमने ये सेगमेंट भी रखा था कि आप भी समझ पाएं कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या करता आ रहा है और नए कौन से स्टेप्स हैं जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अब लेने हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सरवर गोंदल साहब ने, आप तर्जुमान भी हैं, मेंबर है इदारे शुमारियात के, हमें ज्वाइन किया। सितारे इम्तियाज़ भी आपको मिला है, किस बुनियाद पर मिले हम आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे और वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर इदारे शुमारियात आलू प्याज टमाटर इसके रेट के अलावा क्या करता है? जी ये भी एक काम है और काम ये है, भी बिल्कुल बड़ा काम ज़रूरी है। हर किचन का ये मसला है, हर फ़र्द का मसला है, हर घर का मसला है, वो भी है। लेकिन यकीनन जिस तरह भी आपने बात की कि इसके अलावा भी बहुत काम करते हैं। सबसे पहले बहरहाल मैं आपके, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसकी रेटिंग है और जो हमारा ये PTV है ये इसका तो कोई मकाम ही नहीं है। बेशक। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने बड़े इदारे को अपने बड़े प्रोग्राम के अंदर आपने दावत दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इदारा शुमारियात का जो मैंडेट है, जिस तरह सबीन ने बड़े अच्छे अंदाज में जो मेरी बात थी वो कर दी थी कि हमेशा से करते हैं। हाँ ये बिल्कुल ये उसने पहले से कर दी। तो इदारा शुमारियात हर मुल्क के अंदर आपकी एक NSA होती है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। और यहाँ पे ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसको आम फहम ज़बान में हम इदारा शुमारियात कहते हैं, जो इसका मैंडेट है कि डाटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना और उसको रिलीज़ करना फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। राइट। तो ये मेन जो इसका मैंडेट होता है। और पाकिस्तान के जितने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जिस तरह आपने इन्फ्लेशन बोल दी, जिस तरह आपने ट्रेड का बोल दिया, इसी तरह हमारे जो GDP बहुत बड़ा जो फिगर आपका निकलता है ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है। इसी तरह जो आपकी ये पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस है, आपकी इकोनॉमिक सेंसस है, आपकी एग्रीकल्चर सेंसस है, आपके सर्वेज जो होते हैं, जो हमारा PSLM है, लेबर फोर्स सर्वे है, PDS है, और हम अडाक जितने सर्वे करते हैं और सेकेंडरी डाटा जो होते हैं वो लेके आते हैं। तो ये डाटा एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या आपके एकेडेमिया है, रिसर्चर्स हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ जो डाटा शेयर किया जाता है कि जब तक आप एक्चुअल डाटा पे आप अपनी बात नहीं, आप अपनी स्टोरी नहीं बिल्ड करते, तब तक जो है वो चेंज नहीं आती। बिकॉज वो फैक्ट्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस आपके पास जी, होना बहुत है, सो बहुत- दैट उसकी बहुत- बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग आगे कर सकें, सो दैट लोगों को फ़ायदा हो सके। सर डिजिटल सेंसस की अगर हम बात करें, वो भी उसकी बुनियाद पे इलेक्शंस भी हुए हमने देखा, एंड कितना मुश्किल था वैसे प्रोसेस सारा, बिकॉज पहली दफ़ा एक चीज़ हो रही हो, सो वो जाहिर सी बात है, एक एक्सेप्टेंस का भी बड़ा मसला होता है, देन चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। ये जो 7th पॉपुलेशन और हाउसिंग सेंसस, जिसको आम फहम में डिजिटल सेंसस ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज थी। और आपके नाजरीन को आपके वसातत से ये अच्छी खबर ज़रूरी होती है कि बताना कि इंडिया ने 2020 में इसको डिज़ाइन किया, आज तक डिजिटल सेंसस नहीं हो सकी। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने जो गवर्नमेंट के मैंडेट था, जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की,
हमारे मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब की, उनकी डायरेक्शन पे इसको 18 मंथ में डिज़ाइन किया और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। तकरीबन मैं अगर आपको सीधी बात बताऊँ तो तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं बैक वक्त इस एक्सरसाइज के अंदर काम कर रहे थे। आपने पहली दफ़ा ये देखें कि आपके कोई 1.5 लाख इनोमरेटर थे जिनके हाथ में टैबलेट थे और वो पूरे पाकिस्तान में डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। फिर आपके डाटा सर्वर्स, आप ये देखें कि आपको कहते हैं कि 5 मिनट जी ये क्या हो गया जी, आपका सर्वर बैठ गया, आप मुझे बताएं कि किसी ने किसी अखबार में कोट किया कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस लेवल पे डिज़ाइन हुई कि कभी हमारे सर्वर डाउन नहीं हुए, कभी हमारा कोई उस तरह का सॉफ्टवेयर का इशू हमारे पास नहीं आया। और मैं इसमें आपकी वसातत से उन तमाम जो हमारे साथ इदारे थे, पाक आर्म फोर्सेस थी, जिसने हमें पूरी सिक्योरिटी इसके लिए प्रोवाइड की हुई थी, और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के टीचर्स थे जिनको तकरीबन 1000 जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप ये देखें बलूचिस्तान का एरिया देखें, और उसके लिए क्या चीज़ चाहिए थी कि आपको इंटरनेट चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको टैबलेट चाहिए, फिर डाटा सिंक होना है। तो ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आपने जिस तरह अभी आप गूगल है ना, आपकी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हर चीज़ को जियो टैग किया, आपके घर को भी जियो टैग किया है, आपके स्कूल को जियो टैग किया है, हॉस्पिटल को जियो टैग किया है कि आपको पता है कि किस जगह पे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। फिर अगर आप ये देखें, मैं क्योंकि आपकी वसातत से उन तमाम जो हमारे नाजरीन सुन रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास हर घर की इंफॉर्मेशन है कि इस घर में कितने कच्चे कमरे हैं, कितने पक्के कमरे हैं, टॉयलेट कितने हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो आप ये देखें, मैं एक छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास फ्लड आता है तो वो तकरीबन एक ही एरिया से गुजरता है, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास पहले से इल्म में है ये बात कि इसके रास्ते में इतने स्कूल आएंगे, तो इसका मतलब ये आप स्कूलों का बंदोबस्त कर लें, इतने हॉस्पिटल आएंगे, इतने घर आएंगे, इतने कच्चे होंगे, इतने पक्के होंगे, नंबर। और फिर ये देखें, अगर आप स्लाब की इंटेंसिटी देखें तो आपको पता है कि जिस रफ्तार से ये स्लाब चल रहा है, कच्चे घर तो बचेंगे नहीं, तो आप वार्निंग अलर्ट जारी कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास हर घर का मोबाइल नंबर भी मौजूद है कि आप उनको मैसेज अलर्ट करें कि स्लाब आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है कि जिसने हमारे लिए दिखा भी ने, जो आप बात कर रहे हैं 2022 का डैमेज असेसमेंट ऑफ फ्लड, ये भी जी, ये बिल्कुल कर पाए। हाँ जी बिल्कुल, ये अब आगे भी अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ आती है तो बिल्कुल ये इसी तरह है कि पहले से इल्म आपके, यानी आपने अगर 10 स्कूल बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने स्कूल हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन प्लान एग्जीक्यूट करना आसान रहेगा इस डेटा की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है कि उस पर काम हो रहा है, हम डैशबोर्ड बना रहे हैं। आप ये देखें कि उसके अंदर आपने नए स्कूल बनाने हैं, आपने कॉलेज बनाने हैं, आपने यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, अस्पताल, आपने हॉस्पिटल्स बनाने हैं, आपने इवन ट्रांसपोर्ट चलानी हो, तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पता है कि इस रास्ते में आपको पता होगा रिक्वायरमेंट का, तो उसके बाद आप डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त काम और बहुत मेहनत वाला काम भी मैं कहूँगी। इट्स वेरी चैलेंजिंग। और इसी पे सितारे इम्तियाज़ मिला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस सर, अब आगे व्हाट्स नेक्स्ट सेंसस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, अब आप ये देखें कि जो हमारे लिए जो पाकिस्तान इदारा शुमारियात के लिए ज़रूरी है कि हमारा मकसद डाटा कलेक्ट करना, कंपाइल करना, डिसिमिनेट करना, और मेन मकसद क्या है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करना। आप ये देखें कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, तो अगर आपको पता हो, अगर आपने टॉयलेट स्कीम देनी है आपने, तो हमारा सिस्टम बताता है कि ये वो आपके पास हीट मैप के अंदर ये वो एरिया है कि यहाँ पे पेन पॉइंट्स हैं। हमारा ये इदारा ये बता सकता है कि लिटरेसी अगर यहाँ पे कम है तो स्कूल वहाँ पे, अगर हॉस्पिटल की तो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे, तो हमारा जो मेन है वो ये है। लेकिन जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो हो चुका काम। आगे आप ये देखें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इस वक्त एग्रीकल्चर सेंसस करने जा रहा है। अच्छा। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल हमारी पहली सेंसस होगी जो कि हम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी आप रोज़ सुनते हैं कि टमाटर की शार्टेज हो गई है, आलू की शार्टेज हो गई है, गंदम की शार्टेज हो रही है, कभी चीनी की शार्टेज हो रही है। जब हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है
तो फिर इन चीज़ों को तो देखना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या कमी क्या थी कि डाटा अवेलेबल नहीं था। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ये अभी सेंसस करने जा रहा है। इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, अभी मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ और आपकी वसातत से तमाम लोगों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि हमारी ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है कि जो हमारे इनमरेटर्स हैं, हमारे इनमरेटर्स जो है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्रॉप रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, आपके BORs हैं सूबों के, उनके साथ मिल के हम ये तमाम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपकी कल्टीवेटेड ज़मीन किधर है, आपकी कौन सी फसलें किस जगह पे जाती हैं, आपके आबपाशी के ज़राए क्या हैं, आपकी जो वहाँ पे फार्म है उनके साइज़ क्या हैं और पहले कौन सी फसलें वहाँ पे होती हैं। तो आप ये देखें, जब आप ये डाटा कलेक्ट करके लाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि यहाँ टमाटर उगते हैं, यहाँ पे ये होते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस जगह पे कौन सी फसल पहले उगती थी अब नहीं उगती, उसकी रीज़न क्या है। तो ये डाटा जब हमारे पास होगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत तरक्की के इसके अंदर जो है वो रास्ते हैं, हॉरिजन्स हैं, हमारे पास एवेन्यूज़ हैं। बिल्कुल ऐसे, और हम लेकिन ये डाटा करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा एक बहुत बड़ा आगे जो है वो इंशाल्लाह। लेकिन कमिंग बैक टू द सेंसस थिंग, जो पॉपुलेशन सेंसस की हम बात करें, उसमें एक सवाल मेरा था आपसे कि बहुत से क्रिटिसिज्म भी होता है। जैसे कराची के हवाले से ये कहा जाता है कि कराची को सही से गिना नहीं गया। ये बहुत सी बातें हमने सुनी हैं, ये भी आवाज़ें उठती हैं कि दोबारा सेंसस करा लें। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? अब ये देखें कि जो अभी आपने बात की है, ये सेंसस 2017 की ये बात थी। अभी जो 2023 की सेंसस हुई है, मैंने जब आपके घर को जियो टैग किया है, आप ये देखें कि सबसे पहले पूरी स्लाइट इमेजरी पाकिस्तान की ली गई। ठीक है। तो जब हमारा इनोमिनेटर जाता है, हमें पहले से पता है कि यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें स्लाइड से 100 आए हैं तो वो 110 या 105 देगा तो एक्सेप्टेबल है, मे बी। अगर वहाँ पे वो 400 200 देगा या हमें 50 देगा तो हमारा सिस्टम पकड़ता है। तो ये पहली सेंसस थी जो कंसेंसस के साथ हुई है। ठीक है। तमाम सूबों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर जो है वो मोर सबक की है और एग्रीड है, और उसी पे आपके इलेक्शन हुए। बिल्कुल। अभी जो जितनी अलगा बनी हुई है वो उसी के साथ मिल के चलें। ये एक सिनर्जी जो है ना, लेकिन जो आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की है, मुझे उस पे अगर आप कहें प्लीज कि भाई ये क्यों है, ये जो आवाज़ें कहीं से उठती हैं, ये क्यों उठती हैं? वो इसलिए उठती हैं कि आपने सेंसस को रिसोर्सेज के साथ लिंक किया हुआ, आपने इसकी पॉलिटिकल लिंकेज की हुई है कि अगर आबादी बढ़ेगी तो आपकी कौमी असम्बली की सीटें उस सूबे के बढ़ जाएंगी। तो इसमें ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये भी है। तो ठीक है, वो मल्टीपल रीजंस अपनी जगह पे, उसको अगर आप ख़त्म करेंगे जो अब, तो इंशाल्लाह इस पे जो है वो बेहतरी आएगी। सिर्फ गिनते ही हैं सर, या कुछ गाइडलाइंस भी देते हैं कि आबादी बढ़ रही है, बढ़ते चली जा रही है, या कह रहे हैं हमारा काम नहीं है ये? अगर मैं कहूँगा तो यस, ये हमारा मैंडेट है गिनना। ठीक है। हम पल्स देते हैं, हम एक सेंसिटाइज करते हैं, जो हमारा महकमा होता है अपने इदादो शुमार से। यानी जो अदाद की ज़बान होती है, ये तरक्की का निशान होती है। अदाद की ज़बान आप कोई उसको ब्रीफ ना करें तब भी पता चल जाता है कि अब महंगाई बढ़ी हुई है। अगर किसी हमारे स्टेक होल्डर को या DC को या कमिश्नर को या चीफ सेक्रेटरी को पसंद हो या ना हो, वो डाटा बता रहा है कि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक का काम है सेंसिटाइज करना चीज़ें। तो जो अभी आपने बात की, ये बहुत ज़रूरी आपने बात की है कि इस वक्त आप 5वां बड़ा बिल्कुल कंट्री है आबादी के लिहाज से। अब ये देखें कि अगर ये अभी मैं आपकी वसादत से मैं बताना चाहूँगा, आवाम को भी ग्रूम करना चाहूँगा और जो कंसर्न इदारे हैं उनको भी, कि इस वक्त हमारी ग्रोथ रेट है 2.5 और जो आपके 217 कंट्री हैं उनमें हम रैंक पे आ रहे हैं 191 पे। यानी हमारे से नीचे सिर्फ 27 कंट्रीज़ हैं, यानी जहाँ पे हम खड़े हुए। और कौन से हैं वो? इथोपिया है, आपका नाइजीरिया है, आपके वो कंट्रीज़ हैं। तो बड़ी ज़रूरी है जो आपने बात की है कि आपका इंडिया है उसकी ग्रोथ रेट है 0.82 और हमारी है 2.5। आपका बांग्लादेश है 1.1 है उसकी, भूटान की 0.86 है, ईरान की 0.72% की उसकी ग्रोथ रेट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ किया है, मीटिंग्स ली हैं,
अभी पंजाब इस पे काम कर रहा है, सूबा सिंध इस पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने सेंसिटाइज किया है। लेकिन एक और रीज़न है कि अगर आप ये देखें कि इसको डी लिंक कर दें रिसोर्सेज के साथ, मैं अगर एक सिंपल साथ वाले कंट्री की एग्जांपल दूं तो उन्होंने रिसोर्सेज 15% पे दिए हुए, आबादी का शेयर 15% है, जब वेयर एज पाकिस्तान का 82% के आबादी के साथ है। तो रीविजिट करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ें हमें इस तनासब को देखने की ज़रूरत है। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन आपने देखना है कि क्या हमारी पॉलिसी प्लानिंग में इस तरह की कोई चीज़ थी या हमने रखी थी। अब हमारे नेबरिंग कंट्री में 10% आपको एडिशनल मिलते हैं अगर आपका फॉरेस्ट और इकोलॉजी सिस्टम आपके ठीक चल रहे हैं, तो हमारा ज़ीरो है। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर ज़ीरो तो है, हमें तो ये इसको इनकॉर्पोरेट करना इसको पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सर अगर मुझे क्विकली डाटा फेस्ट से मुतालिक आपसे एक क्वेश्चन करता, वी हैव लास्ट मिनट फॉर दैट। 21 और 22 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हुआ है, तो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट? अब ये देखें कि ये बहुत बड़ी एक्टिविटी थी और एक जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा शुमारियात जैसी, जो सिर्फ डाटा कलेक्ट करती है, उसके लिए फेस्टिवल करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था और फिर कल्चर चेंज करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम एफर्ट के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसमें हमें सपोर्ट किया, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने ख़ुद इसको इनोग्रेट किया और इसके अंदर ये पहला हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है डाटा फेस्टिवल हुआ है। यानी सिर्फ हमने कहा है कि आप डाटा ड्रिवन कल्चर को फ़रोग देने के लिए नादरा के पास डाटा है वो दिखाए, आपके पास FBR के पास डाटा है, स्पार्को के पास डाटा है, इदारा शुमारियात के पास डाटा है। तो बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करें, इदारों को इन्वॉल्व करें, जो पॉलिसी प्लानिंग करने वाले हैं उनको इन्वॉल्व करें। तो फिर हमने इसमें यहाँ पे फंक्शन किया 2 दिन का, हमारे इसमें तकरीबन कोई 70 करीब जो हमारी 70 के करीब जो हमारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वहाँ पे अपने स्टॉल लगाए। 2 दिन उस पर हमारी डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स हुए, उसकी आउटकम्स निकले, रिकमेंडेशंस निकली। और ये सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर भूटान ने इसके अंदर तुर्की, भूटान, आपका जो है ये थाईलैंड के जो थे, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के, आपके पास यमन के, वो जो हमारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने यहाँ पे डाटा भी शेयर किया और ग्रूमिंग भी की कि किस तरह आप डाटा से आप डाटा शेयर करके आप उसको करते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को लिंक किया। जो सबसे बड़ी बात है आपकी वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये हर साल होना है, तो यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, बच्चों ने हमारे साथ आके काम किया। जब हमारे बच्चे एक्चुअल डाटा के ऊपर अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो रियल पूरी दुनिया के अंदर कल्चर है डाटा, ये इसको फरोग देना पूरी भी बहुत दुनिया के अंदर इम्पोर्टेंट है। और मैं नाम आपने जाहिर है आपने बड़ा डाटा फेस्ट ऑब्वियसली, सो जाहिर सी बात है जो अट्रैक्ट करना है तो आपको आज की जनरेशन के साथ आपको लिंक करना होगा। हम बिल्कुल वो उस तरीके से नहीं चल सकते कि अच्छा अब वही चीज़ें चाहिए, क्योंकि डाटा की जब चीज़ आती है, नाम आता है स्टैट्स का, तो लोग बच्चे हमारे वैसे ही यंगस्टर्स हमारे भाग रहे होते हैं। सो उनको इन्वॉल्व करना, अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपका इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड वी रियली विश के जो एग्रीकल्चर सेंसस की आप बात करें, जो डिजिटल फर्स्ट टाइम आप लोग करेंगे, सो उसके लिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत ही बड़ा और मोतबर नाम इशरत फातिमा साहिबा, और सिर्फ मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया की अगर बात की जाए तो इशरत फातिमा का नाम सर फहरिस्त आता है। क्या ज़बरदस्त उनका लहजा, बात करने का तरीका, उनका अपना ही एक अंदाज़। हम कहते हैं ना हर किसी का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, उनका सिग्नेचर स्टाइल जो है वो शुरू से अब तक एक अच्छे एक कंसिस्टेंसी जो हम कहते हैं ना उसके साथ जो चला आ रहा है, तो यकीनन हम सब उनको सुनना चाहते हैं। बात करती हैं तो दिल करता है बस आप टीवी के आगे बैठे रहें, और वो नर्म लहजा उनका, वो खूबसूरत अंदाज और वो तलफ़्फ़ुज़। आज वैसे हमें भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था कि हमारे तलफ़्फ़ुज़ पे कितनी गलतियां हम करेंगे हमें नहीं मालूम, हमने की वैसे नहीं हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ज़ाहिर हम गलतियां करते हैं। Exactly. अच्छा, जो नाम आपने लिया माशाल्लाह इशरत फातिमा साहिबा का, बावकार उनका अंदाज़, बहुत
मतलब कहना चाहिए कि उनका जो एक एक बहुत अंदाज है एलिगेंट उनका एक अच्छा, उनके स्टाइल। लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा होता है, ठहराव बहुत उनका मुनासिब होता है। Exactly. और आप टेलीविजन की बात की, रेडियो पे भी हम उनको सुनते आ रहे हैं। और अभी जो लोग कह रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है, यहाँ है तो हमारे बताइए, यहाँ पास है हमारे पास उनसे है। पूछेंगे कहाँ है। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो $1 मिलियन क्वेश्चन तो ये है कि इरशाद साहब गायब हो गई हैं या है किधर, कहीं काम शाम चल रहे हैं, क्या रूटीन है? हमें तो मालूम है, नाज़रीन जानना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि हमने माना कि हम औरों से अलग थे, लेकिन ज़र्द इतने तो नहीं थे कि गिराए जाते। तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे आप ज़िंदा हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा दुख होता है, मरना तो है सबने, तो लेकिन वक्त से पहले वक्त से पहले ना किसी को गायब कर दें। तो मैं अभी काम कर रही हूँ, रेडियो पाकिस्तान में हमारी न्यूज़ होती हैं जो कि फ़ेसबुक पे लाइव भी जाती हैं, और मुस्तकिल काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कोई ब्रेक भी नहीं ली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। तो बस तो ये देखें जी, कोई ब्रेक नहीं लिया है, कंटिन्यूसली वो काम अभी करती भी चली काम आ कर रही रही हैं। और जो कहते हैं ना कि अच्छा दौर बदला, तो आपने अपने आप को कितना बदला, तो ये सवाल मैं उनसे करूंगा कि दौर जब बदला, क्या चैलेंज आपने फेस किया, और जब हम स्विच हुए टुवर्ड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो क्या आप भी स्विच हुई, आप भी यूट्यूब की तरफ आई, तो किस तरह से फिर उसको देखा? शोएब इस तरह से है बच्चे कि मैं बहुत देर से आई, क्योंकि मेरा बिल्कुल मतलब मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं बहुत बुझ दिमाग हूँ, मैं नई चीज़ें जल्दी नहीं सीख सकती, चाहे वो खाने की हों, चाहे वो पढ़ने की हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, लेकिन कोशिश करती हूँ। मैं थोड़ी सी लेट लर्नर हूँ, देर से सीखती हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा तो कि इस तरफ आ जाओ आ जाओ, आखिर मुझे भी सिखा ही लिया और मैं आ गई। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो इतने सारे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, मैं उनके साथ राब्ता कैसे रख सकूं। तो ये राब्ते का बहुत बड़ा ज़रिया है। और मैंने जो यूट्यूब पे अपना काम शुरू किया, मेरे जहन में यही बात थी कि मैं जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है, ठोकरें खा के, जो तजुर्बात हासिल किए हैं, जो अपनी सोसाइटी में नरम गरम देखे हैं, जो हमें रवैये गलत लगते हैं, तो उनके ऊपर अपने सुनने वालों से बात करूं, ताकि अगर उनको मुनासिब लगे तो वो उससे कुछ सीख सकें। ये मैंने किया। और अगरचे कुछ लोगों ने इसको नापसंद भी किया, वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा तेज़ अंदाज़ होना चाहिए था, और जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने व्यूज़ की तरफ नहीं गई। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं उन तक बात पहुंचा सकूं, मैं वही कोशिश कर रही हूं। और जो मैंने अपनी न्यूज़ के दौरान जो वाक़यात हुए, जो मैंने उससे टेक्निक सीखी, तो वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। एक बात आपके बगैर पूछे मैं कहना चाहूँगी कि बहुत वास्ट है ये मीडियम जो है, और इसमें बहुत नए लोग आए हैं जिनको कि इसका तजुर्बा नहीं है, बोलने का, माइक का, कैमरे का। दुरुस्त बात। तो वो उनको कुछ सीखना चाहिए। मतलब बुरा कोई ना माने, मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, और जाहिर है कि जब बड़े लोग जाते हैं तो उनकी जगह पीछे आने वाले ये जवान खून ही लेता है। तो सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि कंटेंट जो है उनका, वो मुझे समटाइम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे लगता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो बोलूँ उससे कोई दूसरा दुखी ना हो, किसी जो मैं अपने बारे में बात करूं या अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, उससे कोई एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और लोगों के अंदर हम बातों बातों में लोगों को, आप लोग भी मैंने देखा है, आप लोग हम बातों के ज़रिए लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि महंगे महंगे बैग, हर वक्त महंगे महंगे होटल्स में खाने, और महंगे महंगे फ़ोन, महंगे तोहफे, महंगे महंगे कोई तोहफे, गुब्बारे पकड़ के लटक रहा है, तो कोई गंज कर रहा है, और वीडियोस मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम ये कहते हैं जी लोग देखना चाहते हैं, देखें ना, हमें इतना पसंद कर रहे हैं। तो ये जो सोच है ये मुझे अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को वो दिखाएं जो लोगों को देखना चाहिए, जो उनके लिए अच्छा है, और लोगों को मतलब एहसास कमतरी में मत डालें जो वो नहीं कर सकते, जो वो हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात नौजवानों के लिए ये गलत है कि उन तक ये हम लेसन पहुंचा रहे हैं, उनको ये सबक दे रहे हैं कि ये शॉर्ट रास्ते जो है ना, इन पे हम बहुत कामयाब हो सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। चीज़ हमेशा रहने वाली वो है जो आप एक एक कदम चल के या एक एक सीढ़ी चढ़ के आप हासिल करते हैं मंजिल को। तो इससे बच्चे समझते हैं लोग कितने मज़े की चीज़ है, सुबह उठते हैं, नाश्ता मिल जाता है, फिर हंसते हैं, खाते हैं, होटलों में जाते हैं, महंगे महंगे तोहफे। ये ज़िंदगी नहीं है,
ये लोगों को मत दिखाइए। एग्जैक्टली जो आपने बात की ना कि फेम जो है आपका नाम वही रहता है, जो आपका एक अच्छा काम होता है लोग वही याद रखते हैं। हमने एक ऐसे ओवरनाइट फेम हमने लोगों को लेते हुए देखा, और उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ता चलता है ट्रेंड, 2 हफ्ते, 3 चले, महीना, 1 महीने के बाद हम सबके सामने बहुत सारे वो ओवरनाइट फेम वाले लोग हैं जो कि आज हमें याद भी नहीं है। इनफैक्ट अगर उनकी शक्लें आ जाएं सामने तो आप उनके नाम अक्सर भूल जाते हैं। आपको ये याद होता है कि अच्छा हाँ ये है कोई, लेकिन आपको काम याद नहीं होता और आपको उनका नाम भी बाज़ोकात याद नहीं होता। जी बिल्कुल। तो आपको अगर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये वाली बात कंटेंट वाली तो हमने तो बहुत मर्तबा, मैंने और शोएब ने तो उस पर शोज भी किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने इस बारे में बात भी की हुई है। लोगों को मत दिखाएं जो आप खुद भी नहीं हैं। अक्सर आप सिर्फ लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करने के लिए कि लोग हमारी तरफ आ जाएंगे, आप वो सीन क्रिएट करते हैं। और दूसरे बच्चे ये भी होता है कि जब हम लोगों को वो दिखाते हैं, समझ लीजिए आप वो हैं भी, तब भी हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि दिखावा मत करो, ठीक है। और मैंने अक्सर बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनसे यही सुना है कि फिर हम कि ये बातें कि जी मैंने ये ख़रीदा, मैंने ये खाया, मैंने, तो ये बातें मत करें लोगों से। तो आप उनको अच्छा मशवरा दें, अच्छा सुझाव दें, अच्छी समझ दें, लेकिन ये तकलीफ़ दे बातें हैं। इसी तरह ऐसे में अब ये सवाल कि आपका भी एक ज़िंदगी का एक वसी तजुर्बा है, इससे कितना रिश्ते कितने मुतासिर होते हैं। हमने अक्सर कंटेंट देखा है जहाँ पर मेरे मियाँ ने आज मुझे ये वाला फ़ोन गिफ्ट दिया, लेटेस्ट वॉच गिफ्ट दी, आज मुझे ये, और सरप्राइज एक्टर है जी, हो हमारे साथ। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि वो आपको पता है, हमें पता है, ऑडियंस को खैर खुद भी पता होता है कि प्री प्लान्ड होती है, प्लांटेड होती हैं। नहीं पता कितने ऑडियंस को। रिश्ते खराब सब होते हैं। देखिए, सब इतने समझदार नहीं होते, ठीक है, कुछ सादा लोग भी होते हैं, और इससे ज़ाहिर है फिर नाराज़गियाँ होती हैं। ख़वातीन एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारे शौहर जो हैं वो हमें इसी तरह से रखें। ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। मियाँ बीवी का रिश्ता या माँ बाप का रिश्ता या बहन भाइयों का रिश्ता, ये बहुत एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है, और इसको प्रैक्टिकल ही रहने दें। ख्वाबों की दुनिया में मत लेकर जाएं लोगों को। बहुत बहुत मुनासिब बात, ख्वाबों की दुनिया में ना लेकर जाएं। इशरत साहिबा, पूरे सफ़र में माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट्स, आपके 2 प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स आपको मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा शेयर करेंगे इस मोमेंट को, जब रिकग्निशन मिलती है आपके काम को, आपकी मेहनत को, क्या फ़ील होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो वैसे लोगों का प्यार होती है। जब लोग इज़्ज़त करते हैं, रास्ते में रोक के पूछते हैं या कमेंट्स करते हैं, तो सबसे बड़ी तो वो ही आपकी कमाई होती है। लेकिन आपको जब अवार्ड मिलता है तो ज़ाहिर है उसका तो कुछ और ही लुत्फ़ होता है। और ख़ासतौर पर मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरी अम्मी को, मेरे अब्बा जी को, अब्बा जी तो मेरे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अम्मी को बहुत अच्छा फ़ील होता है। वो कहती तो नहीं है कि मुझे, लेकिन वो शो मारती है कि मैंने फ़लाने को बताया कि वो जी मेरी बेटी है इशरत फ़ातिमा, तो मुझे, मेरा अंदर से दिल खुश हो जाता है कि मेरी अम्मी को खुशी हो रही है। कई फैंस आपके होंगे, लेकिन कोई ऐसा फ़ैन जो आपको याद हो कि क्या ये भी मेरा फ़ैन है, जिसने तारीफ़ की हो कि आप बहुत अच्छी ख़बरें पढ़ती हैं, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, कोई ऐसा शख्स जो कि आपको याद हो? हाँ जी, बहुत सारे लोग हैं। जैसे शानुल हक हक्की साहब थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा तहरीर, एक ख़त किया, बहुत ही खूबसूरत उनकी हैंड राइटिंग थी, और फिर उन्होंने वो तशरीफ़ लाए जब यहाँ पे इस्लामाबाद, तो अपनी बेटी के साथ मेरे घर आए। उन्होंने अपनी लुग़त मुझे दी, और तोहफ़तन उसके ऊपर उन्होंने अब लिखा हुआ है एक पैराग्राफ सा। और इस तरह के डॉक्टर कदीर साहब मुझे मिले, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज में मुझे याद किया यानी मुझे कहा, तो मुझे वो बहुत याद है। और इस तरह के कई वाक़यात हैं, ऐसे हैं। और कई सादे सादे लोग हैं। मैं जब हज करने के लिए गई तो हम इशा की नमाज़ के लिए खाना काबा के सामने बैठे हुए थे। एक टाइम पे बहुत रश था, तो क्लॉक टावर के नीचे मेरा ख्याल है हम बैठे हुए थे सीढ़ियों पे। तो मेरे साथ एक खातून थी, बहुत ही सादी सी, इंतहाई सादी। तो वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा शायद वो खाने को कुछ मांग रही हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैंने उन्हें कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे गले लगा लिया और बड़ी गीला मुझे प्यार किया। वो कश्मीर से थी, और उनकी मोहब्बत, वो मुझे जानती नहीं थी, उनको ये पता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका फ़ैन तो नहीं थी मेरी, लेकिन पाकिस्तान की फ़ैन थी।
पाकिस्तान की वो फ़ैन थी। पाकिस्तानी हम सब की पहचान भी है जी। एक आखिरी सवाल, अब बहुत सारे लोगों के जहन में भी होगा और हम भी आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, जनरेशन गैप ज़्यादा फील होता है? जिस तरह पहले भी आपने कहा कि एक प्रेशर होता है कि यूट्यूब पे आप थोड़ा तेज़ बात करें या आप अब ट्रेंड को फॉलो करें, या आप जाहिर है उस मकसद से तो आपने यूट्यूब भी नहीं बनाई, बट ओवरऑल में जनरेशन गैप कितना फील होता है? बहुत ज़्यादा है, और इसकी बेसिक वजह यह है कि लोगों को वो सब कुछ बग़ैर मेहनत के हासिल हो रहा है, जो कि मेहनत से हासिल होता है, जो कि आप एक एक कदम चल के हासिल करते हैं, उसमें आप सीखते बहुत हैं। अब बच्चों को सीखने की ख्वाहिश नहीं है। मैं अपने बच्चों की भी बात करूँगी, बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि शॉर्टकट इस्तेमाल करने की सबको ख्वाहिश है, और ऊपर तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मेहनत वाले रास्ते से नहीं जाना चाहते। तो इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा, पूछते नहीं हैं, और अगर उनको बताया जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो उर्दू के साथ बच्चे कर रहे हैं आजकल के, मेरा अपना बेटा, मुझे याद है जब वो ओ लेवल में था तो उर्दू के तैयारी कर रहा था इम्तहान की, और एक लफ्ज़ को बार बार शिक्षत बोल रहा था, तो मैंने उसको कहा, किसी शायर के हवाले से कोई था, तो मैंने उसको, और वो बाकायदा आंसुओं से रोता था कि मुझे क्या सब्जेक्ट आपने ले दिया है। मैंने कहा ये आखिरी बार तुम पढ़ रहे हो, और मेरे बेटे होकर अगर तुम ईजी उर्दू लो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो खैर मैंने कहा मुझे दिखाओ तो सही, सुबह पेपर था, मैंने देखा फल्ला वो शिकस्त को शिकस्त पढ़ रहा था। अब मैंने कहा अच्छा इसको लिख के दिखा, उसने लिखा तो वो ठीक था। मैंने कहा चलो लिख तो ठीक रहा है ना, इस वक्त मैंने अगर सही किया तो सुबह इसको कुछ भी याद नहीं होगा दोनों में से। और एज क्या? अब तो माशाल्लाह वो 22-23 साल का है, अच्छा। और शामिर उसका नाम है, तो पढ़ रहा है, साथ काम भी कर रहा है, बिजनेस उसका शौक है। और बेटी भी मेरी माशाल्लाह भी पढ़ रही है, BS की है। बेटी की उर्दू कैसी है? अच्छी है, मुनासिब। हाँ, वो अब माशाल्लाह लिखती भी है, ऑब्जर्वर में लिखती है, और रेडियो टीवी का किसी को कोई शौक नहीं। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि क्यों शौक पैदा नहीं हुआ उनको? पता नहीं। लेकिन जितना इस फील्ड में ना, मतलब मुझे जितनी इस काम से मोहब्बत है, तो लेकिन मैं दुख के साथ ये कहूँगी कि वो मोहब्बत आपको काम करने वाले नहीं देते। आपसे जो काम करवा रहे होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आ गई है, तो जबकि इस काम में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा काम है जो कि आपको फितरी तौर पर मिलता है, ये सलाहियतें आपको फितरी तौर पर मिलती हैं, आप पैदा नहीं कर सकते। तलफ़्फ़ुज़ सीख लेंगे, ठीक है, हम तलफ़्फ़ुज़ सीख सकते हैं लुगात से, लेकिन आपकी आवाज़, आपकी क्लैरिटी, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी इस काम से मोहब्बत, आपका टाइम का पाबंद होना, आपका दूसरों को ओबे करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो नेचुरली बेसिकली आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करते हैं, बिल्कुल जी, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने भी यकीनन बिल्कुल, मैं तो अभी तक माशाल्लाह मैं सीखती हूँ, पूछती हूँ, ये बड़ी बात और है। मुझे ये नहीं होता कि ये छोटा है, मुझे पता है कि इनकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो मैं 10 बार फ़ोन करती हूँ, तो मैं तो पूरी दुनिया खंगाल लेती हूँ क्लब्स के लिए, अमेरिका फ़ोन कर लो। इतना बड़ा नाम होना, हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो आते हैं और वो कहते हैं जी हमें सब पता है, हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। आपको सब नहीं पता होता, और आप जिस जगह पे बैठे हैं, मैं या आप, हम पर कर्ज है ये कि हम लोगों को वो बताएं जो सही है। ये बड़ी जिम्मेदारी है जी, और आपने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और आप काम कर रही हैं, और सलामत रखिए आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अर्शद साहिबा, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, हमेशा सलामत रहें। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम का। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।